नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में मैं आप सभी को कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 12 जिसमें एक यात्रा वृतांत है जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे यह कोई कहानी है, पर यह कहानी नहीं है बल्कि यह यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का क्या अर्थ होता है, पहले हम लोग इसे जानते हैं। मानो आप कहीं गए हैं किसी जगह घूमने या कहीं कुछ दिन रहने के लिए, तो आपने जाते समय, आते समय और वहां रहकर आपने जो कुछ भी अनुभव किया, आपको जो कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा, वो सभी यादों को आपने सुंदर तरीके से गद्य शैली में, मतलब कहानी की तरह आपने सुंदर से सजा कर लिख दिया, तो वो हो गया यात्रा वृतांत। इस यात्रा वृतांत के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी मॉरिशस यात्रा पर गए हैं, तो वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा, महसूस किया, उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा, वह सभी चीजों को उन्होंने अपने इस यात्रा वृतांत में लिखा है। तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, आखिर इस शीर्षक का क्या अर्थ है? क्या उन्हें हिंदुस्तान की झलक कहीं और भी मिली? जैसा हमारा देश है वैसा ही एक और छोटा सा देश उन्हें देखने को मिला? क्या है, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। कहाँ के लिए? मॉरिशस के लिए। लेखक कहते हैं नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। मतलब उनको नैरोबी में 1 रात और 2 दिन रुकने का मौका मिला, तो उनके मन में यह लोभ जागा कि मॉरिशस में जो भारतीय लोग हैं और अफ्रीकी लोग हैं, उनसे मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। और उनकी जो जहाज थी वो दूसरे दिन शाम को मिलने वाली थी। वो बैठकर क्या करेंगे? तो उन्होंने उस समय का यूज करने की सोची। तो उन्होंने क्या सोचा कि जाते हैं और यहाँ के शेरों से मिल लेते हैं। मतलब उन्होंने नेशनल पार्क घूमने जाने का प्लानिंग बनाया। नैरोबी का जो नेशनल पार्क है वह कोई चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है और पेड़ कम है। घास अधिक क्यों है? क्योंकि वहां पर जानवर खुलेआम घूमते हैं और वो लोग कहाँ छुपते हैं? घास के पीछे ही छुपते हैं। इसलिए वहां के उस जंगल में घास की मात्रा अधिक है, पेड़ की संख्या कम है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें जरूर बिछी हुई थी, क्योंकि वहां पर पर्यटक आए दिन जाते थे, गाड़ियों से ही जाते थे, तो वहां पर सड़कों की व्यवस्था थी। और पर्यटकों की गाड़ी वहां पर आए दिन जाती है, दौड़ती रहती है, इसलिए सड़कों की अच्छी व्यवस्था है। लेखक कहते हैं कि हमारी गाड़ी को भी बहुत देर तक दौड़ना पड़ा, लेकिन सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि जब हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तब तो वहां पर जानवर एक जगह ही रहते हैं, तो हमें आराम से दिखाई दे देता है। लेकिन जंगल में वहां तो जानवर एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, वो कभी यहाँ तो कभी वहां रहते हैं। इसलिए वहां पर लोगों को नसीब से ही जानवर देखने को मिलता है। और सिंह की तो बात ही अलग है, वह तो जंगल का राजा है। जरूरी नहीं कि आप उन्हें देखने जाए और वो आपको दिख ही जाए। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को फल या बिस्कुट खाने को देते थे, इसलिए वो लोग मोटर के रुकते ही वहां जो बंदर लोग थे वो मोटर को घेर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ जो लोग आएंगे वह उन्हें खाने के लिए बिस्किट देंगे, फल देंगे। पर अब ये बात है कि लेखक वहां गए थे सिंह को देखने, शेर को देखने के लिए। तो बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहे कि 10-20 मील भीतर हर सड़क को छान लेने के बाद, आखिर लेखक उस जगह पर पहुंचे जहां सिंह आराम कर रहे थे। और वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि हम यह चीज जन्म भर भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि उन्होंने देखा कि 7-8 सिंह लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुलना यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग, यह लोग कौन हैं।
मतलब लेखक कह रहे हैं कि सिंह इस प्रकार से पड़ा हुआ था कि आसपास जो 8-10 मोटर घेरे वहां पर खड़े थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि कौन खड़ा है, कौन हमें देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं था। और लोग वहां पर मोटर गाड़ी लेकर गए थे, तो ऐसा नहीं कि खुले में घूम रहे थे, उन्हें देख रहे थे। लोगों के अंदर भी भय है कि ये कौन है, सिंह है, जंगल का राजा है। एक बार उठकर अटैक कर दिया तो फिर किसी के बचने की चांस नहीं है। इसलिए लोग वहां किस तरह से देखते थे, अब हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। मोटरों और शीशे की खिड़कियों को चढ़ाकर लोग वहां बैठे रहते थे। सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मतलब उनकी तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बहुत ही तुच्छाति तुच्छ हो, मतलब एकदम फालतू चीजों से भी फालतू चीज है, एकदम फालतू चीजें, और उनकी नजरों में आने के योग्य ही नहीं है। सिंह को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग कौन है पता नहीं, इन लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं है। वो लोगों की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं रहे हैं। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। मतलब जंगल के वह पेड़ जो ऐसे ही निकल जाते हैं, और खरपतवार जिसको खरपत कहते हैं, जो खेतों में फसल बोई जाती है तो उसके बीच बीच से कुछ घास निकल जाती है, जिसे किसान उखाड़ उखाड़ कर हमेशा फेंकते रहते हैं, वो सबसे फालतू चीज समझी जाती है। वह यदि खेत में रहे तो फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, तो इसकी कोई मूल्य ही नहीं है। लेखक ने कहा हमारा मूल्य आज इससे भी कम है। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। जंगल में हिरणों का पूरा झुंड है और उनके बीच में जिराफ खड़ा है। जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह, जैसे लग रहा है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जब हिरण लोग आ गए तब दो सिंह उठे और दो सिंह उठ के दो तरफ चल पड़े। एक थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मतलब कैसी रणनीति है इन सिंहों की। वो लोग बस उठ के हिरण की तरफ अटैक करने पर नहीं चल पड़े। उस जितने झुंड में सिंह बैठे थे उसमें से सिर्फ दो उठे। एक थोड़ी दूर आगे चला और फिर बैठ गया, और दूसरा किसी दूसरे दिशा की तरफ जा रहा है और फिर घास की तरफ बीच से छिपता 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 हुआ आगे बढ़ रहा है। हिरण भी चौकन्ने हो लिए। उन्हें तो रोज ऐसा ही जीवन देखने को मिलता है, जंगल में ये आम घटना है, तो उन्होंने ताड़ लिया कि सिंहों की नजर उन पर पड़ चुकी है। इसलिए वो चरना भूलकर चौकन्ने हो गए, और झुंड एक उसमें से हिरण था। कुछ हिरण जो कि झुंड से छुटकर भाग निकले, और बाकी जो थे वो जहां की वहीं ठिठक कर खड़े रह गए। बाकी हिरण ठिठक कर खड़े क्यों रह गए? क्योंकि सिंहों की एक प्रवृत्ति है कि वो झुंड पर वार नहीं करते हैं। ये बात हिरण को पता है कि हम लोग यदि एक साथ इकट्ठे होकर रहेंगे तो ये हम पर वार नहीं करेंगे। दूसरी बात, सिंह की एक और प्रवृत्ति है कि वो शिकार सूर्यास्त के बाद ही करते हैं। इसलिए झुंड को यह पता है कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम पर अभी वार नहीं होगा, और जो झुंड से अलग हो जाते हैं, झुंड से पिछड़ जाते हैं, सिंह वार ऐसे ही जानवरों पर करते हैं। यह बात हिरण को पता है, इसलिए उन्होंने भागना निरापद समझा। मतलब उनको बिल्कुल ही बेकार लगा कि यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, भागेंगे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। एक साथ गोल करके यदि खड़े रहे तो बच भी सकते हैं। लेखक को यह सारा दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। अतएव उन्होंने तय किया कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि नैरोबी से मॉरिशस तक हम बीओएसी के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब हम मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि लेखक की जो जहाज है वो नैरोबी से कितने बजे के लिए उड़ी? तो नैरोबी से उन्होंने उनकी जो जहाज है वो उड़ान भरी शाम को 4 बजे, और पहुंची कितने घंटे तक चली? 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद वह मॉरिशस पहुंच गई। वहां पर 10 बजे वो पहुंचे थे। रात थी, अंधेरा था और पानी भी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, मगर फिर भी लेखक का स्वागत करने के लिए वहां बहुत लोग आए हुए थे। हवाई अड्डे पर जो स्वागत का समा था
वह ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर एक छोटा सा भारत ही उमड़ गया हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई छोटे से भारत देश में पहुंच गए। और अब जो इन्होंने आगे भारत यहाँ की जो विशेषता का वर्णन किया है, मॉरिशस देश की विशेषता का वर्णन किया है, मतलब भारत देश और मॉरिशस में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका आखिर कारण क्या है, यह भी हम लोग जानेंगे। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस कहाँ है? भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 डिग्री बिल्कुल पास, और किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस मॉरिशस देश की जो लंबाई है वह है 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का जो रकबा है, क्षेत्रफल, वह 720 वर्ग मील आका जाता है, बस इतना ही है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती कहलाता है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है, यह बात इन्होंने कई बार कहा है। और यह जो मॉरिशस द्वीप है वह हिंद महासागर का मोती है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है आप जानते हैं? आप जरा इस पिक्चर को देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, यह रहा मॉरिशस द्वीप, ये मॉरिशस द्वीप, और यह बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। तो समुद्र के बीचों बीच, चाहे उसे इस दिशा की तरफ देखना हो या इस दिशा या पीछे की तरफ, चाहे जहां कहीं भी, उसे मॉरिशस द्वीप, वहां से समुद्र ज्यादा दूर नहीं, समुद्र से मात्र 15 मील की दूरी पर है, क्योंकि यह समुद्र के बीचों बीच ही है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67%, 67% लोग भारतीय खानदान के हैं और जहां 53% लोग हिंदू भी हैं। क्या विशेषता है? 63% पहले तो भारतीय और 53%, 53% हिंदू है। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई है। देखिए भारत देश से कितना ये मेल खाता है। तथा और साथ ही साथ इसके एक मोहल्ले का नाम काशी भी है, काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। वहां माध्यमिक स्कूल को क्या कहा जाता है आप जानते हैं? कॉलेज कहा जाता है। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। बिहार राज्य के और उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है बहुत हद तक मॉरिशस में बसी हुई है, इसलिए वहां पर हिंदी का प्रचार बहुत अधिक है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहां क्रेओल बोलती है। देखो 3 मुख्य भाषा किया गई। राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, और संस्कृति की भाषा फ्रेंच, मतलब वहां पर्व त्योहार ये सब कुछ जो होता है उसमें लोग कौन सी भाषा में बातचीत करते हैं? फ्रेंच भाषा में। और वहां की जनता की जो मुख्य भाषा है, जैसे हम लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है, तो वहां की जनता की मुख्य भाषा क्रेओल है। क्रेओल का फ्रेंच के साथ किस तरह का संबंध है आप जानते हैं? वही संबंध है जो भोजपुरी का हिंदी से है। देखिए भोजपुरी का हिंदी के साथ जो संबंध है, ठीक वही संबंध क्रेओल का फ्रेंच से है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा समझ तो जरूर लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी, मतलब चीन देश के जो निवासी हैं, वह भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। उनके मुख से भी भोजपुरी बोली और सुनी गई है। किंतु मॉरिशस भोजपुरी शाहाबाद, मॉरिशस की जो भोजपुरी है वह शाहाबाद या सारण की भोजपुरी जैसी नहीं है।
बल्कि उसमें फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द इतने संज्ञापद हो चुके हैं, इतने घुस चुके हैं कि आपको बार-बार उन लोगों के मुख से भोजपुरी सुनने के बाद भी उसमें बहुत सारे फ्रेंच भाषा के शब्द मिलेंगे, तो आप तो उनके अर्थ को नहीं समझेंगे, तो आपको बार-बार उन शब्दों के अर्थ को पूछने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगली विशेषता मॉरिशस देश की बताई जा रही है कि मॉरिशस में ऊख की खेती होती है और उसके व्यवसाय में जो सफलता मिली है इसके मुख्य कारण भारतीय लोग हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को ऊख की खेती करना बहुत अच्छे से आता है। उन लोगों ने वहां जाकर उस खेती का विकास किया है और उसे विकसित भी किया है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। वहां पर लोगों की मुख्य व्यवसाय का साधन कृषि ही है और वहां पर चीनी का जो व्यवसाय होता है वह वहां के उद्योग का एकमात्र वहां का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। उसी के ऊपर मॉरिशस देश का विकास निर्भर करता है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो वहां पर ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं, क्योंकि चीनी का जो उत्पाद होता है, चीनी की जो खेती होती है मुख्य रूप से वो खेती नहीं होती है बल्कि वो बनाई जाती है। और किससे बनाई जाती है? तो ऊख से बनाई जाती है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती है और कितनी चिरायु है, मतलब कितनी उसकी लंबी आयु है। भारत देश में रहते हुए हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तब हम चाहे किसी भी देश में चले जाएं, हम इस चीज को देख पाएंगे आसानी से। किसी भी देश में आप जाइए, वहां के देश का जो विकास मुख्य रूप से हो रहा है उसमें भारतीयों ने कितना बड़ा योगदान दिया है और इसका बहुत बड़ा प्रमाण मॉरिशस है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यह थी कि हम भारतीय लोग क्रिस्तान हो जाए, मतलब वो ये जो अंग्रेज लोग उस समय जब ये यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा तब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। तो मालिक लेखक ने अंग्रेजों को कहा है क्योंकि वह हम पर शासन करते थे और अपने आप को हमारा मालिक कहते थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो ये मालिक बने हुए हैं अंग्रेज लोग, इनकी तो बड़ी इच्छा थी कि हम भारतीय लोग क्रिश्चियन हो जाए, मतलब क्रिश्चियन बन जाए, और इसके लिए उन्होंने हम पर बड़े अत्याचार किए हैं। लेकिन हम भारतीय लोग अत्याचार को तो सह लिए, लेकिन उन्होंने जो हमें प्रलोभन दिया, हमें जो लोभ दिया, हमने उसे ठुकरा दिया, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हम हर हाल में अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने हमें भेज दिया था उस द्वीप को ही हमने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। किसके बारे में कहा? मॉरिशस देश के बारे में कहा कि मॉरिशस मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप ही है जहां पर अधिकांश जनसंख्या भारतीय है और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मॉरिशस देश को एक छोटा सा हिंदुस्तान बनाया, उसे एक विकसित देश बना दिया। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। शिवालय के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। क्या बताया गया? मॉरिशस का जो प्रमुख ग्राम है, प्रत्येक प्रमुख ग्राम वहां पर शिवालय है, मतलब शिव जी का मंदिर है। मॉरिशस के जितने भी प्रमुख ग्राम है वहां पर हिंदू रहते हैं और हिंदू क्या करते हैं? वहां पर तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण का, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और सिर्फ पाठ नहीं करते हैं बल्कि ढोलक और झांझ, संगीत वादन है, ये सब उनका उनके सहारे वह उसका गायन भी करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को अत्यंत ही स्वच्छ और सुरम्य देखा गया है, मतलब बहुत ही वहां के लोग वहां के मंदिरों को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है वह देखने में। अब लेखक ने यहाँ पर चिंता प्रकट की है कि कितना अच्छा हो यदि हम भारतीय लोग भी अपने देश के जो मंदिर है, तीर्थ स्थान है, उनको उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाकर रखें जितना वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। उनको ये मॉरिशस की चीजें बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही अच्छी लगी। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है, किंतु यहाँ पर वर्ष का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक महोत्सव है वह है शिवरात्रि। वहां पर शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? तो मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने
परियों से बिठा दिया है, मतलब उन्होंने उसकी कहानी जोड़ दी है कि यहाँ पहले कभी परी आती थी, नाचती थी, गाती थी अपनी दोस्तों के साथ। तो उस झील का नाम ही अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि वहां पर लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं। वह सिर्फ तीर्थ स्थल के रूप में नहीं है बल्कि वह पिकनिक स्थान के रूप में भी है। किंतु वहां पर जो लोग पिकनिक करने के लिए जाते वे लोग अपने साथ मांस मछली नहीं लेकर जाते हैं, बल्कि वह बिल्कुल भी वहां कोई अपवित्रता ना करते हुए वहां की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। अब शिवरात्रि वहां किस तरह से मनाई जाती है ये आप जानते हैं? चलिए अब हम लोग जानते हैं मॉरिशस देश में शिवरात्रि लोग कैसे मनाते हैं। शिवरात्रि के समय मॉरिशस के जो हिंदू होते हैं वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कंधों पर कावड़ लेकर चलते हैं। कैसे? जुलूस बांधकर, मतलब वो लोग काफी भीड़ में कावड़ लेकर श्वेत वस्त्र धारण करके और जुलूस बांधकर चलते हैं। कहाँ पर? परी तालाब पर जाते हैं। अच्छा आपको पता है भारत देश में देवघर, वहां पर बाबा धाम है, बाबा धाम का मंदिर है। वहां लोग सावन के महीने में जितने भी भारतीय हैं और दूसरे देशों से भी सावन के महीने में नारंगी कलर के वस्त्र पहनकर और कंधे पर कावड़िया लेकर गंगा नदी से जल उठाते हैं और बोलबम का नारा लगा लगाकर देवघर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं और वहां शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल इसी पद्धति को अपनाते हुए शिवरात्रि मनाई जाती है। कहाँ पर? मॉरिशस देश की। वहां लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यहाँ पर ऑरेंज कलर मतलब नारंगी कलर और वहां पर श्वेत वस्त्र। कंधों पर वहां पर भी कावड़ ली जाती है, जुलूस बांधे जाते हैं, मतलब कतार बांधकर लाइन में चलते हैं और परी तालाब पर जाते हैं। वहां परी तालाब में जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं। वो कोई एक फिक्स मंदिर नहीं जाते हैं जहाँ जैसे यहाँ पर लोग फिक्स है बाबा, अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं और वहां पर शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य ये बड़े ही भक्ति भाव से निभाए जाते हैं, बड़ी ही पवित्रता से पूरी की जाती है। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। और बच्चे लोग क्या पहनते हैं? तो बच्चे लोग हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उनके लिए भी अनिवार्य है, उनको पहननी ही है। परी तालाब पर लगने वाला यह जो मेला होता है वो मॉरिशस का प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी वहां पर काफी संख्या में जमा होते हैं, काफी संख्या में एकत्रित होते हैं। तो ये रहा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृतांत, जिसका शीर्षक हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। उन्होंने इस शीर्षक को इसलिए रखा है क्योंकि इस यात्रा वृतांत में उन्होंने मॉरिशस देश की यात्रा की है और मॉरिशस देश में जो उन्होंने महसूस किया उसे देखकर उनको लगा कि ये समुद्र के बीच बसा हुआ छोटा सा द्वीपखंड जो बिल्कुल छोटा सा भारत है, यहाँ पर भारतीयों की संख्या अधिक है, यहाँ पर हिंदी भाषा सुनने को मिलती है, यहाँ की जो शहर है, यहाँ की जो गलियां हैं उनके नाम भारत देश के शहर और उनकी गलियों के नाम पर है। वहां पर जिस तरह से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ भी वैसे ही मनाए जाते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लगा जैसे हिंद महासागर के बीच में ये जो छोटा सा देश है मॉरिशस, ये मॉरिशस नहीं बल्कि छोटा सा हिंदुस्तान ही है। तो दोस्तों आज हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तो बताइए मुझे कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये पाठ, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो। आप लोगों के लिए यह बहुत हेल्पफुल है और जितना हो सके इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सबकी मदद कर सके, सभी इसे सुने और सबको इसे पसंद आए और सबकी ये हेल्प करे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अन्य कहानी के साथ या दूसरी कविता के साथ। तो चलिए बाय बाय। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।